हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के नया टॉपिक्स में। आज हम पढ़ेंगे भारत में भूकंप। यानी आज हम देखेंगे भारत में भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं, भूकंप क्या है, भारत में भूकंप का वितरण कितने जोन में बांटा गया है, भूकंप से क्या हानियाँ होती हैं, भूकंप को कम या रोकने के क्या उपाय हैं। संपूर्ण जानकारी हम आज एक ही वीडियो में लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भूकंप क्या है। ठीक है, यहाँ लिखा है भूकंप एक ऐसी अद्भुत घटना है जो बिना किसी चेतावनी के घटती है और इसमें ज़मीन और उसके ऊपर मौजूद संरचनाओं को बुरी तरह से हिलना शामिल है। यानी कि जब ज़मीन और जो उस पर वस्तुएं बिल्डिंग्स वगैरह है वो जब हिल जाती हैं तो उसको या कंपन हो जाती है, उसको भूकंप बोलते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में लिखा है यहाँ विवर्तनीय क्रियाओं के फलस्वरूप पृथ्वी में उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना आप। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेटों के सीमांत क्षेत्रों में भूकंप की अधिक संभावना होती है। भूकंप की मध्य महाद्वीपीय पेटी भारत के उत्तर से होकर गुजरती है। इसको भी याद रखना, जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है भूकंप की वो भारत के उत्तर से गुजरती है, इसलिए उत्तर भारत में ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसको याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसके कारण भारत का बृहद क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद है भारत में भूकंप का वितरण, कि भारत में कहाँ कहाँ भूकंप आते हैं और उनको कितने जोन में बांटा गया ये देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा, यानी ये भारतीय मौसम विभाग है, उसके द्वारा भूकंप की दृष्टि से भारत को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यानी कि 5 क्षेत्रों में भारत के भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद कश्मीर घाटी, कांगड़ा, कुल्लू घाटी, उत्तराखंड की टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, उत्तर पूर्वी बिहार, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और कच्छ जोन। ये कितने जोन नंबर 5 में आते हैं ये क्षेत्र। ठीक है, इसको याद रखना। इस क्षेत्र में भूकंप का प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत क्षेत्र का होना है। यानी कि जो प्लेट होती हैं उनकी, जैसे 2 प्लेटें हैं, उन 2 प्लेटों को जो बीच बॉर्डर होता है उन बॉर्डरों को बीच का क्षेत्र है। बीच मतलब जो लास्ट में रहता है, जो बॉर्डर जिसको बोलते हैं, जहाँ से उसकी सीमा लगती है, उसका क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको याद रखना है ना। भारतीय प्लेट वर्तमान समय में भी लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर पूर्व दिशा की ओर गतिशील है। ये भी याद रखना है आप। ठीक है, जिसके कारण हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है। यानी कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय पर्वत, ठीक है, वो अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, उसको याद रखना आप। आगे देखते हैं। विशाल मैदान के उत्तरी भाग को जोन 4 में रखा गया है। ठीक है, इसको याद रखना। दक्षिणी भाग को जोन 3 के अंतर्गत रखा गया है। हिमालय से निकटता तथा भूगर्भ में अनेक भ्रंशों की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र में मध्यम से उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। इसको याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये यहाँ पर मैप दिया गया है इंडिया का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं उसको इसमें नोटिफाई किया गया। जैसे यहाँ देखिए, जोन 5 में कश्मीर, पश्चिमी और मध्य हिमालय, उत्तर मध्य बिहार, उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र और कच्छ का रण और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि जो ये रेड्स कलर से इसको दिखाया गया है, ये जोन 5 में इसको रखा गया है। जो ये रेड कलर के जो है, यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आने की संभावना है, इनको आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद जोन 2 है, इसमें सबसे कम भूकंप आने की संभावना है, तो इसको आप याद रखना। यानी कि जोन 5 और जोन 2 इन दोनों को याद रखना, यही 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद भी आप इनको देख लेना, बट इन 2 को जरूर याद रखना, जोन 5 और जोन 2 को। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रारंभ में प्रादीपी पठार को भूकंप मुक्त माना जाता था, परंतु पिछली शताब्दी में कोयना और लातूर, महाराष्ट्र तथा जबलपुर में आए विनाशकारी भूकंपों ने इस धारणा को निर्मूल साबित कर दिया है। यानी जो प्रादीपी पठार था उसमें भूकंप नहीं आते थे, बट जो आया था पिछली बार लातूर यानी कि महाराष्ट्र और जबलपुर में जो भूकंप आया, उससे साबित हो गया कि भूकंप यहाँ भी आते हैं। तो इसको एक जोन 3 में इसको बांटा गया है। जोन 3 में इसको, इस क्षेत्र को डिनोट कर दिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इस क्षेत्र में नर्मदा एवं ताप्ती घाटी, गोदावरी घाटी, पश्चिमी घाट,
पर्वतीय क्षेत्र आदि जोन 3 के अंतर्गत है, यानी कि इसको जोन 3 में इसको नोटिफाई कर दिया गया है, तो इसको याद रखना। ठीक है, ये भूकंप के अंतः प्लेट क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में भूकंप ने के लिए भ्रंश और दरारों की उपस्थिति को उत्तरदायी माना जाता है, यानी भूकंप आने के लिए, यहाँ भूकंप आने के लिए लिखा है, सॉरी, ठीक है ना, इसको आप सुधार कर लेना। भूकंप आने के लिए भ्रंश और दरारों की उपस्थिति को उत्तरदायी माना है, यानी कि जो दरार होती हैं उनसे अधिकतर भूकंप आते हैं, तो इसको आप याद रखना है। और भ्रंश घाटी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, अपन देखेंगे भूकंप से हानियाँ कि भूकंप से क्या क्या हानियाँ होती हैं। चलिए, तो यहाँ लिखा भूकंप आपदा में तब परिवर्तित होता है जब वह मानवीय क्षेत्रों में मानवीकृत संरचना जैसे भवनों, रेल, सड़क आदि तथा मानव जीव जंतुओं को क्षति पहुंचाता है। भूकंप के प्रभावों में निम्नलिखित बिंदुओं को समाहित किया जा सकता है। ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनकी संरचना कमजोर शैलों द्वारा होती है, वहाँ भूकंप के कारण ढाल अस्थिरता, ढाल विफलता, भूस्खलन की घटना होती है, यानी कि जिनकी संरचना कमज़ोर होती है या जहाँ पर शैलें कमज़ोर होती हैं या फिर जहाँ पर पत्थर या नीचे का जो समतल मैदान नहीं होता है या ऊबड़ खाबड़ होती है, वहाँ भूकंप आने की ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, इसको आप याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं, मानवीय क्षेत्रों में इससे अत्यधिक क्षति होती है। जैसे वर्ष 1999 में उत्तराखंड के चमोली में आए भूकंप ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है, यानी जो उत्तराखंड का चमोली है उसमें 1999 में भूकंप आया था, क्योंकि वहाँ पर है जो पर्वत पहाड़ है वो एकदम ऊंचा नीचा है, दरारें हैं, भ्रंश घाटी है, इसलिए वहाँ पर अधिकतर भूकंप आते हैं और उसको जोन 5 में भी रखा गया है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, जो महाद्वीपीय पेटी है वो वहाँ से पड़ती है, भूकंपीय महाद्वीपीय पेटी। ठीक है, उसके बाद भूकंप द्वारा हुए विनाश का निर्धारण एवं आकलन मृतकों की संख्या तथा संपत्ति के हुए नुकसान के आधार पर किया जाता है, यानी जो भूकंप का विनाश का निर्धारण है वो जितनी संपत्ति की हानि होती है उसके द्वारा उसको नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, उसके आधार पर उसके नुकसान का पता लगाया जाता है कितना नुकसान हुआ। जैसे वर्ष 1905 में भारत के कांगड़ा में आए भूकंप में मृतकों की संख्या लगभग 20,000 पहुँच गई थी, तथा वर्ष 2001 में गुजरात के भुज में आया भूकंप भी काफ़ी विनाशकारी था। ये वाला आपको याद रखना, वर्ष 2001 में जो गुजरात में आया था, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको याद जरूर रखना। ठीक है, यह घटना 26 जनवरी की है, जब भारत अपना 52वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, यानी वर्ष 2001 में जो भूकंप आया था वो 26 जनवरी को आया था, इसको याद रखना। ठीक है, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.6 और 7.7 के बीच आके गई थी, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी का होता है। करीब 700 किलोमीटर दूर तक झटके महसूस किए गए थे, यानी 700 किलोमीटर तक, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक रहा होगा। ठीक है, इससे गुजरात के 21 जिले हिल गए थे और 6 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा था। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं, तथा 12,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। भुज भूकंप के केंद्र में से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर बसा शहर है, यानी कि जहाँ पर भूकंप आया था वहाँ पर ये शहर बसा था, वहीं इससे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, बचाव और अंजार भी बुरी तरह प्रभावित हुए थे। ऐतिहासिक इमारतें ढह गई थीं। भुज में 40% घर, 8 स्कूल, 2 अस्पताल पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए थे। ठीक है, 6 फरवरी 2023 को तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में 45,000 से अधिक लोगों की जान गई थी, साथ ही लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस भूकंप के कारण तुर्की को $104 बिलियन का नुकसान हुआ था। तो आपको ये भी रखना है याद कि 6 फरवरी 2023 को भी तुर्की में भूकंप आया था, जहाँ 45,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। तो ये याद बस रखना कि 2023 में तुर्की में आया था, इतना बस याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं, भूकंप की घटना के कारण विद्युत एवं गैस की मौजूदगी के कारण घरों, कारखानों आदि में भीषण अग्निकांड हो जाते हैं, इससे जान माल की भारी क्षति होती है। तो ये हमने भूकंप से होने वाली हानियाँ देख ली हैं। ठीक है, इसको याद रखना है आप। 2 चीज़ जरूर याद रखना, 2023 में जो तुर्की में भूकंप आया था और 2001 का गुजरात वाला भूकंप। ठीक है, उसके बाद भूकंप को कम करने और रोकने के उपाय देखते हैं। ठीक है, तो इसको कम करने और रोकने के क्या उपाय हैं उसको देखते हैं। भूकंप रोकना तथा भूकंप की अचूक भविष्यवाणी असंभव है, अतः भूकंप प्रबंधन हेतु निम्नलिखित उपायों पर बल दिया जाना चाहिए।
भूकंप रोधी मानकों के अनुसार भवन एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीख ली जा सकती है। उदाहरण के लिए यूएसए में मकानों की नींव में भूकंपीय झटकों को अवशोषित करने के लिए रबड़ एवं इस्पात की परतों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमें अगर भूकंप को रोकना है तो हमें वैश्विक स्तर पर देखना पड़ेगा कि किस देश में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसको हमको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि यहाँ दिया है यूएसए के मकानों में भूकंपीय झटकों को अवशोषित करने के लिए रबर और इस्पात का प्रयोग करते हैं, तो जिससे भूकंप से घर गिरने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको यूज करना चाहिए। आगे देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ते भूकंप रोधी मकानों के निर्माण की दिशा में अनुसंधान पर बल दिया जाना चाहिए। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको भी भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की सुभेद्यता आधार पर माइक्रो लेवल जोनिंग किया जाना चाहिए। यानी कि जहाँ भूकंप प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर माइक्रो लेवल जोनिंग, यानी कि जहाँ अगर भूकंप आते हैं तो उसको जो उसमें जोन में बांटना चाहिए कि किस जोन में आता है, माइक्रो लेवल पे यानी छोटे लेवल पे। ठीक है, उसके बाद भवन एवं अन्य संरचनाओं के निर्माण से संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यानी कि जब भी आप भवन निर्माण करते हैं तो उस समय इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये भूकंप के झटकों को कितना सहन कर सकता है, या फिर इस कंस्ट्रक्शन में किस प्रकार का मटेरियल यूज़ किया गया है। ठीक है, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सामुदायिक स्तर पर क्षमता निर्माण तथा तैयारी पर बल देने की आवश्यकता है। तैयारी की जांच के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन करना चाहिए। यानी कि जो सामुदायिक स्तर पर जो भवन निर्माण होते हैं उनका समय समय पर उनका परीक्षण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, निचले स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। यानी कि जो आपदा प्रबंधन हेतु जो उपकरण हैं उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए जहाँ पर संभावना रहती है कि यहाँ भूकंप आने की ज़्यादा रहती है। ठीक है, समुदाय के कुछ लोगों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देना, चलित चिकित्सालयों का प्रबंध होना चाहिए।